अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ वफ़ा हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि आप हमें CSS के बारे में टिप्स दें, तो इसी हवाले से सीरीज़ का ये पहला लेक्चर कह लें या पहली वीडियो कह लें, जिसमें हम बेसिक टिप्स की बात करेंगे और क्या रीज़न्स हैं CSS में एस्से में फेलियर की। तो मेरे साथ हैं मेरे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स जांजेब। Thank you for having me, madam. जांजेब विल आस्क मी द क्वेश्चंस एंड ही वुड रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स। तो जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम 1 बाय 1 लेंगे। हाँ जी जांजेब। मैम सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसे के अंदर आउटलाइन की इम्पोर्टेंस क्या है। आउटलाइन की इम्पॉर्टेंस ऐसे ही है जैसे हमारी पूरी बॉडी जो फ्लैश से बनी हुई है, इसके अंदर हमारी हड्डियों की इम्पॉर्टेंस है। मतलब स्ट्रक्चर सारा आपका आपकी आउटलाइन से आएगा, और अगर आउटलाइन नहीं होगी, आउटलाइन ठीक नहीं बनी हुई होगी, तो जिस तरह एक जो बंदा डिफॉर्म्ड होता है या जिस बंदे को हम कहते हैं कि इसके औजार ठीक नहीं है, तो हमेशा क्या होता है उसके यहाँ बाजू में इशू होता है या टांग में इशू होता है, तो क्या होता है वो सही से हमें स्ट्रक्चर में नज़र नहीं आता। एग्जैक्टली ऐसे का भी यही सीन है। ऐसे के अंदर भी इसी तरह चीज़ें हैं और उन सही नज़र नहीं आएंगी जब तक आउटलाइन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं होगी। मैम एक ये बड़ा जो कन्फ्यूजन एक स्टूडेंट में पाई जाती है कि क्या ऐसे के अंदर आउटलाइन के वर्ड्स काउंट होते हैं या नहीं। आउटलाइन के वर्ड्स एज सच काउंट हों या ना हो, इससे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ऐसे के ही वर्ड्स वो आपको एवरेज वर्ड्स सेट करके देते हैं। कभी उन्होंने एग्जैक्टली 2500 वर्ड्स भी काउंट नहीं किए, ना उन्होंने 3000 वर्ड्स काउंट किए हैं, बस जस्ट दे नो कि इसमें इतने वर्ड्स होंगे, तो आपने अपनी वो चीज़ सारी कन्वे करनी होती है। तो आउटलाइन के वर्ड्स कोई इतने मैटर नहीं करते काउंटिंग के अंदर। आप कैसे आपके इंट्रोडक्शन से लेकर आपके कंक्लूजन तक के आउटलाइन इज़ हाउ यू स्ट्रक्चर योर ऐसे, वो उससे पहले है। यानी कि वर्ड काउंट वर्ड काउंट के फिगर में आउटलाइन को ना लाएं तो ज़्यादा बेहतर है। रादर अगर आपके पास 2500 वर्ड्स हैं और अगर 200 वर्ड्स की भी अगर आपकी आउटलाइन है मैक्सिमम, तो वो उसके अंदर 27 में फिर भी उसके वर्ड लिमिट को कहीं ना कहीं पूरा कर रही है। और मैम दूसरा सवाल ये है कि आप लिटरेरी एसेस को कैसे देखते हैं। क्या मैम इनको स्टूडेंट्स को अब जिस तरह के ट्रेंड आया था 2023 के अंदर कि एग्जामिनर ने सारे ऐसे ज़्यादातर यानी मोस्ट ऑफ 80% जो ऐसे टॉपिक्स थे वो लिटरेरी थे और स्टूडेंट्स ने काफ़ी मार खाई उस साल के अंदर, तो आप उसके बारे में हमें क्या सजेशन देंगे कि हम उनको कैसे टैकल करें। लिटरेरी एसेस के लिए सबसे पहले ये है कि आपको लिटरेचर का स्टूडेंट अगर आप हैं तो दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं है, फिर आपकी बड़ी वास्ट रीडिंग होनी चाहिए उसके ऊपर, आपका बड़ा अच्छा नॉलेज उसके ऊपर बिल्ड होना चाहिए, आपको बहुत सारी फिलॉसफीज़ का पता होना चाहिए, बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन ये आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लिटरेरी ऐसे का इशू ये होता है कि व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, एग्जामिनर चाहते हैं आप थोड़े क्रिएटिव हों, क्योंकि वो आपसे घिसे पिटे वही जो एसेज हैं रोज़मर्रा के, करंट अफेयर्स के, पाकिस्तान अफेयर्स से, कुछ भी इससे रेलिवेंट जो टॉपिक आ रहा है, साइंस से आ रहा है, AI से आ रहा है, तो हमें पता है कि ये टॉपिक्स हैं, इनसे आएगा। लेकिन लिटरेरी ऐसे जो है उसमें हमेशा बच्चे की क्रिएटिविटी निकल कर आती है। तो क्रिएटिविटी इसलिए देते हैं क्योंकि क्रिएटिविटी में ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ क्वेश्चंस को सेलिब्रेट नहीं किया जाता। कोई बच्चा अगर क्वेश्चन करता भी है तो उस पर बहुत सारे टीचर्स उसे कह देते हैं कि व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, तो उसको किसी तरीके चुप करवा दिया जाता है। तो क्रिएटिव एसेस लिखने के लिए लिटरेरी एसेस जो है वो होते हैं। और अगर लिटरेरी एसे के बारे में आपने सुना होगा कि ये सबसे ज़्यादा फेल होने वाला एसे है, अगर कोई अटैम्प्ट कर लेता है तो ये फेल हो जाता है। लेकिन अगर आप ये सुने कि अगर कोई बंदा पास करता है लिटरेरी एसे को, तो वो कभी भी 40 मार्क्स से पास नहीं करता, वो हमेशा 50 में चला जाएगा, 55 में चला जाएगा, इवन अबव 60-70 भी वो जा सकता है अगर वो लिटरेरी ऐसे अच्छा करते हैं। तो लिटरेरी ऐसे जो है ना वो आपको स्कोर भी देता है, ठीक है। तो ये इसमें ये चीज़ है, अगर लिटरेरी ऐसे को बच्चा अटैम्प्ट करना भी चाहता है और अगर उसका बैकग्राउंड सोशल साइंसेज से है तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, लिटरेचर ह्यूमैनिटीज़ से है तो इजी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा बिल्कुल टोटली साइंस से है, मैथ से है, फिजिक्स केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है, तो दैट वुड बी अ बिट डिफिकल्ट अंटिल अनलेस उसकी बहुत सारी रीडिंग्स हों। और मैम एक सवाल ये है कि ऐसे के अंदर हम ऐसे का मर्डर किसको कहा जाता है। जैसे कि ग्रामर्स के अंदर कहा जाता है कि रिपोर्ट के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एक्टिव मैटर बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं स्टूडेंट्स के, और इसको हम कंसीडर करते हैं मर्डर। इसके अलावा कोई आप ऐसी गलतियां जो कि बिल्कुल यानी अगर की तो फेल। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आस्क्ड इट। इंट्रोडक्शन के अंदर आपकी कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको फेल करवाएगी, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, चाहे आपने कहीं ना कहीं पे स्ट्रक्चर में कोई गलती की है, आपने कोई आर्टिकल की मिस्टेक की है, आपने कहीं कोई पंक्चुएशन नहीं सही से लगाई तो आपके जुमले का मतलब बिल्कुल बदल गया हो, यानी आप कहना कुछ और चाह रहे थे मतलब उसका कुछ और निकल रहा है, सिमेंटिकली जुमला गलत हो गया है। इंट्रोडक्शन आपका बहुत क्लैरिटी मांगता है। अगर उसके अंदर किसी भी सेंस में गलती हो गई तो इंट्रोडक्शन इज द कल्प्रिट, उसमें गलती आपके ऐसे को जो मर्डर करवा देगी। हो सकता है मिडल ऑफ द ऐसे अगर आपको गलती कर भी देते हैं, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, नहीं पता चला, तो हो सकता है वो काउंट
ना हो या वो वहाँ तक पढ़े ही ना। अगर इंट्रोडक्शन में अगर आपने गलती कर दी किसी भी तरह की तो वो उसको फेल कर देंगे। इसको ऐसे याद रखें, अगर उन्होंने कंटेंट पढ़ना है तो दैट इज़ देयर इन पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जेंडर स्टडीज़। उन्होंने इंग्लिश के एसेस में इंग्लिश को चेक करना है, वो सबसे पहले इंग्लिश को चेक करेंगे, ग्रामर को चेक करेंगे, एंड दैट इज़ द फॉरमोस्ट रीज़न के बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि चेक ही ग्रामर हो रही होती है और सारा साल बच्चे फोकस कंटेंट पे करते हैं रादर देन द लैंग्वेज इटसेल्फ। तो ये वाला इशू आता है। तो हमेशा मैं कहती हूँ बच्चों को ग्रामर की कोई गलती नहीं करनी। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाने से बजाय क्या करें कि आप लोग सिंपल सेंटेंसेस लिखें, सिंपल सेंटेंसेस लिखें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हिसाब रखें। आपको लगता है ये एस या ईएस की छोटी सी गलती है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि फिर वो कहेंगे अगले साल आएँ, मतलब आपका पेपर फेल हो जाएगा। दिस इज़ हाउ इट इज़। और मैम मार्केट में ना आजकल बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रही है कि थीसिस स्टेटमेंट को कहाँ पर लिखा जाए। कुछ जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि इसको बिल्कुल स्टार्ट में लिखा जाए, कुछ कहते हैं कि इसको इंट्रोडक्शन के बिल्कुल एंड पे लिखा जाए, और कुछ कहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट की पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, बस आपका थीसिस स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए और आप इंट्रोडक्शन में कहीं पे भी आप उसको हिट करते हैं। अच्छा, थीसिस स्टेटमेंट को लेकर मैंने 2-3 चीज़ें खुद भी सुनी, उसमें भी ये भी था कुछ बच्चे उसे आउटलाइन के स्टार्ट में प्लेस कर देते हैं। अच्छा, आउटलाइन का पार्ट नहीं है थीसिस स्टेटमेंट, आप उसके स्टार्ट में जब प्लेस करते हो तो दैट इज़ जस्ट फॉर द ईज़ ऑफ द एग्जामिनर, ताकि जब वो पढ़ ले तो उसे पता लग जाए कि ये कोई मतलब ऐसी चीज़ लिखी हुई है जो मुझे बड़ी क्लैरिटी दे रही है, मुझे इस बच्चे के ऐसे को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आई नो कि ये क्या बात करे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ क्या है, कुछ बच्चे कहते हैं मैडम बिल्कुल स्टार्ट में हम थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर हम उसी को आगे फैला देंगे, तो दैट वुड बी आवर इंट्रोडक्शन। एक बात यहाँ ये भी याद रखें कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक एंड देन इंट्रोड्यूसिंग दैट एसे। आपका इंट्रोडक्शन आपके एसे का इंट्रोडक्शन है, आपके टॉपिक का इंट्रोडक्शन नहीं है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट के जो वर्ड्स आएंगे वो आएंगे आउटलाइन के ही हेडर्स के अंदर से, जो आप लिख के जा रहे हो, तो डायरेक्शन वही बन जाएगी। अब उसको हम क्यों कहते हैं, या अगर आप ऐसे को प्रॉपरली पढ़ो भी, जो ऐसे प्रॉपर एक टॉपिक है थ्योरेटिकली भी, तो वो कहते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर हमेशा थीसिस स्टेटमेंट इज द कंक्लूजन ऑफ इंट्रोडक्शन, उसको हमेशा एंड पे लिखें। एंड पे क्यों लिखें? आपके ऐसे के अंदर कोहेरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो जब उसका आप एंड पे लिखते हैं और फिर अगला क्रंच पैराग्राफ जो सेकंड पैराग्राफ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब उसके तरफ आप जाते हैं तो ऑटोमेटिकली मीनिंग बड़ा अच्छा सेट हो जाता है और अब लगता है कि यहाँ से ऐसे जो है वो फैलना शुरू होगा। जबकि इंट्रोडक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह आ जाता है कि पहले आप एक जनरल बात करते हो, तमहीद बांधते हो, जैसे लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर या एकेडमिक राइटिंग्स के अंदर होता है। आप एक तमहीद बांधने के लिए एक जनरल जुमला लिखते हो, उसके बाद आप स्पेसिफिक होकर टॉपिक पे आ जाते हो, देन यू गिव अ ब्रीफ बर्ड आई व्यू और समरी ऑफ योर आउटलाइन बिकॉज दैट इज़ योर एसे, एंड देन यू कंक्लूड योर इंट्रोडक्शन ऑन योर थीसिस स्टेटमेंट। तो अगर आप उसको दरमियान में प्लेस करें, पहले प्लेस करें, अगेन उसको आप टैकल कैसे करेंगे? अगर आप उसको फर्स्ट पे लिख रहे हैं तो फिर आप बाकी की आउटलाइन को कहाँ पे प्लेस करेंगे? तो दैट इज़ अप टू द स्टूडेंट कि वो फिर अपनी अच्छी इंग्लिश से किस तरह उसको टैकल करता है। लेकिन सेफेस्ट वे यही है कि उसको कंक्लूजन पे ही एंड करें, उसकी बड़ी अच्छी कोहेरेंस बन जाती है नेक्स्ट से। और जो भी मेथड आपने अपनाना है उसी की प्रैक्टिस करें और उसी एक मेथड को प्रैक्टिस करें। इसकी भी बात सुन ली, उसकी भी बात सुन ली, उसका भी मेथड अपना लिया, इससे क्या हो जाता है कि चीज़ मतलब मिक्सचर सा बन जाता है और आपको एग्जाम डे पे समझ ही नहीं आ रही होती मैंने क्या करना है। और आप वो जो थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन के सीने पे सजा के लिखते हैं सबसे पहले, उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं आप, और जब वो ग्रामेटिकल मिस्टेक आप करते हैं आपका ऐसे आउटलाइन की तरफ भी नहीं जाता, वो वहीं फेल हो जाता है। और मैम ये जिस तरह आपने बात की है अभी लिटरेरी एसेस के बारे में, इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा कि अब जिस तरह 2024 के लिए ट्रेंड देखा गया कि सारे करंट अफेयर के एसेस टॉपिक्स थे, तो हम इसको करंट अफेयर क्वेश्चन की तरफ ले जाने की तरफ उसके डिफरेंस कैसे करेंगे कि ये एग्जामिनर को ये ना लगे कि ये सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा करंट अफेयर का, इसको ऐसे कैसे बनाएंगे? क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा फैक्ट एंड फिगर उसको दे दे के एज रिपोर्ट बना देंगे, वो ऐसे नहीं रहेगा मेरी नजर में। बाकी आप बता दें। ऐसे के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले आप ऐसे की डेफिनेशन को समझें। ऐसे इज ऑल अबाउट द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द टॉपिक। वो जो एनालिसिस आप लेकर आ रहे हैं उस एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि इशरत हुसैन साहब ने क्या कह दिया और मलिहा लोधी साहबा ने क्या कह दिया। बात सिर्फ ये नहीं है, बात यह कि आप भी उसके बारे में क्या सोचते हैं या आप किस तरह की एक वाइडर ओपिनियन रखते हैं, आपका एनालिसिस क्या है। अगर आपने सिर्फ आईएमएक वर्सेस सीपैक को पढ़ा है ना, तो आपने यकीनन आईएमएक वर्सेस बीआरआई को पढ़ा होगा, आपने आईएमएक वर्सेस सीपैक नहीं पढ़ा होगा। अब जब पेपर में आ गया तो बच्चों को समझ नहीं आ रही कि भाई आईएमएक को सीपैक के साथ
कैसे हम बिल्कुल। करें, क्योंकि बच्चों का एनालिसिस ही डेवलप नहीं है। तो एनालिसिस अपने इतने अच्छे डेवलप करें कि पहले जियो ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर उस टॉपिक को देखें, ये कैसे लाई करता है, रीजनल पॉलिटिक्स को देखें, ब्लॉक पॉलिटिक्स को देखें, और हर चीज़ को फिर एनालाइज करने के लिए डिफरेंट तरीके अपनाएं। जैसे स्वॉट एनालिसिस है, आप उसकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थ्रेट्स हैं, उनको देखें। पेस्टल एनालिसिस करें उसके ऊपर, यानी इसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देखें, इकोनॉमिक देखें, सोशल देखें, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड देन लीगल। तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स अपनाए जा सकते हैं उसके ऊपर एक ओवरऑल व्यू देने के लिए। और एक बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि टॉपिक पे दे जस्ट नो व्हाट इज़ द टॉपिक। हमने व्हाट, व्हाई एंड हाउ तीनों चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं। जितने करंट अफेयर्स के टॉपिक है ना, बच्चों को बच्चे कहते हैं मैडम IMAC क्या है, आप उनको सारा IMAC बता दो और उनसे पूछो अच्छा तुम अब बताओ वाई IMAC, तो बच्चे कहेंगे हाँ वाई IMAC। ऐसे आपसे ये डिमांड करता है कि वाई, हाउ, व्हाट सारी चीज़ें बताएं और सारे एस्पेक्ट्स के अंदर बताएं। तो वो ओवरऑल जो एक पूरा अच्छा एनालिसिस है ना, वो लैक करता है बच्चों में, क्योंकि अगेन हमारा अपना कोई एनालिसिस डेवलप नहीं है और हम सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों की बात जो है ना उसके सुनने पे जा रहे हैं। इसलिए वो क्रिटिकल रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैम इसके बाद हमने बेसिक जो कंसेप्ट थे वो तो हम ऐसे के समझ लिया। अब हम आते हैं एक्सप्रेशन की तरफ। तो हम काफ़ी बच्चों का ये इशू होता है कि उनका एक्सप्रेशन एनहेंस नहीं होता। मुझे ही ले लें आप बेशक, मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा हूँ एक्सप्रेशन एनहेंस करने का, लेकिन वो जो आपकी सिंपल बेसिक जो राइटिंग है ना, वो स्टाइल नहीं चेंज हो रहा, उसको कैसे चेंज? एक्सप्रेशन के बारे में एक ही जुमला है भाई, गुड रीडर्स आर गुड राइटर्स। जहाँ जेब इज़ अ वेरी गुड रीडर, तो फिर भी वो ही इज़ वर्किंग ऑन हिज एक्सप्रेशंस। गुड रीडर्स एक, और एक आपकी जो बचपन में एक आपका शुरू से एक स्टाइल रहा हो ना रीडिंग्स का, कि मतलब वो बचपन से, मैं इसलिए कह रही हूँ कि बचपन में जो चीज़ हम रीड करते हैं ना, वही हमारे अंदर जब एडल्टहुड में हम जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वही हमारे माइंड में कॉपी होना शुरू हो जाती है और हम उसी को ग्रैब कर लेते हैं कि यही चीज़ है। तो एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करने का बच्चों अगर इस वक्त इम्प्रूव करना है तो फिर अपने आप को ये समझाएं कि मुझसे 1 साल में CSS नहीं होगा, आई नीड टू टेक माई टाइम। पूरा 1 साल अपनी इंग्लिश को दें और फिर उससे अगले साल अटैम्प्ट दे दें। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं 2024 में, तो 2025 तक आप मुकम्मल 1 साल लें और अपनी इंग्लिश पे काम करें। और इंग्लिश के काम से क्या मुराद है, रोज़ सिर्फ इंग्लिश के बारे में लिखें। मतलब कोई पैराग्राफ राइटिंग करें, अपना एक जर्नल मेंटेन करें, उसको लिखें, डिफरेंट आर्टिकल्स को पढ़ के उनकी समरीज लिखें, डिफरेंट बुक्स को पढ़ें। और बुक्स ऐसे नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री पे पढ़ें और पॉलिटिक्स पे पढ़ें, लिटरेचर पे बुक्स पढ़ें, फिलोसफी पे बुक्स पढ़ें, डिफरेंट तरह की मेटाफिजिकल कोई टॉपिक मिल जाता है उस पर पढ़ें, ताकि आपका दिमाग जो है वो खुले उस चीज़ को लेके। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ें ताकि आपके पास एक जार्गन इकट्ठा हो जाए। और जब डिफरेंट वर्ड्स का जार्गन आ जाता है, डिफरेंट सब्जेक्ट का जार्गन आ जाता है, तो वो आपकी सारी राइटिंग को बड़ा फ्लावरी से कर देती है। तो आपने एक्सप्रेशन को अगर इंप्रूव करना है तो दैट वुड कम फ्रॉम द बुक्स एंड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करें और टीचर्स को ज़रूर इवैल्यूएट करवाएं। इफ़ यू डोंट हैव एन इवैल्यूएटर यू नीड टू गेट वन। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी का BP लो हो ना, तो फ़ौरन उसको जाके बोतल देनी पड़ जाती है। तो अगर वो बोतल नहीं है तो वो उधर ही पड़ा रह जाएगा। तो आप यू नीड टू गेट द इवैल्यूएटर। अगर वो नहीं होगा तो आपका एक्सप्रेशन फिर जितना भी इम्प्रूव हो आपको लगेगा, लेकिन उसमें गलतियाँ होंगी, आप उसको ठीक करते रहेंगे। तो रीडिंग इज़ द बेस्ट। थैंक यू मैम, आपने खुद ही क्लियर कर दिया कि CSS का ऐसे के लिए इवैल्यूएटर चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे ना अब ये ट्रेंड बन गया, कुछ सोशल मीडिया में बता रही है बगैर अकेडमीज के CSS होते हैं। लाइक हो सकता है, लेकिन इंग्लिश के लिए आपको कोई ना कोई बगैर अकेडमीज के बिल्कुल CSS होता है, लेकिन उनके घरों में, उन बच्चों के घरों में गाइड करने वाले हैं, उन बच्चे वो हैं ही CSPs के बच्चे। मतलब उनकी फैमिलीज के अंदर उनके कोई मामू चाचा कोई ना कोई है CSP, एक ना एक इवैल्यूएटर। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और मैम कंक्लूडिंग की तरफ आते हैं टॉपिक के, तो हम ये आप मुझे ये बता दें कि टॉपिक सिलेक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है? Topic selection should be according to your own taste. For example, if I am from the literature background, मैं लिटरेरी ऐसे को देखती हूँ ना, I feel happy। मुझे लगता है यार ये तो बिल्कुल मलाई की तरह और आई कैन राइट इट, क्योंकि मुझे लगता है हमने इतनी किताबें पढ़ी तो हमारे माइंड में इतने आइडियाज़ आ जाते हैं, अच्छा इसको इस पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, इस पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर इसी तरह का लिटरेचर का बच्चा है और उसने कभी अखबार नहीं पढ़ा ज़्यादा या उसको नहीं पता, और आप उसको कहते हैं भाई चाइना वर्सेस US बताओ कि आजकल क्या कोल्ड वॉर चल रही है, तो वो कहेगा हाँ क्या चल रही है, मुझे तो नहीं पता। इसी तरह अगर कोई बच्चा है जो सोशल साइंसेस से है, सोशियोलॉजी उसने अच्छी पढ़ी हुई है, उसको कोई सोशल टॉपिक मिल जाए, जैसे आया हुआ था कि बोथ पेरेंट्स जो हैं उनका रोल है बच्चे को की अपब्रिंगिंग में, इस तरह का टॉपिक आया हुआ था, वो इस तरह के टॉपिक को ज़्यादा अच्छा टैकल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर फैमिली के स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा, और फैमिली के स्ट्रक्चर की बिल्डिंग के अंदर उन्होंने सारी थेरीज भी पढ़ी होंगी कि उसमें चाइल्ड जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो कहने का मकसद हर बच्चा डिफर करता है। साइंस के बच्चे हमेशा ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, AI, IT इनके टॉपिक्स लें,
लिटरेचर वाले बच्चे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें और लिटरेरी टॉपिक्स को हार्ड डालें, इसलिए हार्ड डालें कि दैट इज़ देयर स्ट्रेंथ। और अगर उसको छोड़ के आर्ट्स नए सिरे से कोई चीज़ पढ़ना शुरू हो जाएंगे और 4 साल पढ़ाई के ज़ाया कर देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई वाइज चीज़ है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे IR के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, वो हमेशा करंट अफेयर्स के टॉपिक की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा टिल्टेड हों। आपने देखा होगा जेंडर स्टडीज़ को लेके हर बच्चा उसको पढ़ भी रहा होता है और सब कुछ कर भी रहा होता है, लेकिन एक बच्चे से जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर पूछ लो, हाँ भाई ये बताओ ये रियल है या नहीं है, एक बात उसे पूछ लो, तो उस बच्चे को एनालिसिस करना नहीं आ रहा होगा। तो आपने अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से भी टॉपिक्स देखने हैं। अगर तो आप किसी चीज़ पे पूरे हैं, मतलब पूरे से क्या मुराद है, अगर आपका एनालिसिस डेवलप नहीं है और आपको जो चीज़ बता दी जाती है रट्टे की तरह वही याद रखते हैं, तो करंट अफेयर्स की तरफ जाए। और अगर आपसे कोई चीज़ एनालिसिस के लिए पूछते हैं, क्रिटिकली उसमें जाना है, देन यू नीड टू गो फॉर जेंडर स्टडीज़ एज वेल। आप करें वुमेन के ऊपर टॉपिक, आपको किसने कहा कि वुमेन पर टॉपिक करेंगे तो फेमिनिस्ट हो जाएंगे। आप इन चीज़ों से ना डरें, आपने एक डिप्लोमेट बने, और डिप्लोमेट ना सिर्फ डिप्लोमेट होता है, वो किसी इज़म या इस्ट में नहीं होता, वो बस डिप्लोमेट होता है, और जो उसको उसकी बॉडी गवर्निंग बॉडी कहती है वो वही करता है। उसके अलावा जो साइंस के बच्चे हैं वो राज्य के, उनका रट्टा अच्छा होता है, क्रैमिंग शुरू से उनकी अच्छी होती है, एंड दैट इज स्ट्रेंथ। अगेन वो राज्य के पढ़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स और उनको याद करें, और वो अपने ग्लोबल वार्मिंग के अंदर लिखें, फिर क्लाइमेट के अंदर लिखें, जिसमें मर्जी लिखें। इसी तरह जो लिटरेचर के बच्चे हैं वो राज्य के जितनी किताबें पढ़ी हैं उन किताबों के, उन राइटर्स के रेफरेंसेस दे के बातों को कोट करें। तो सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, वो 100% जो चॉइस है ना आपके पास कि एक टॉपिक करें, वो एक टॉपिक आपको आता होगा, कोई ना कोई ज़रूर आता होगा, बस कॉन्फिडेंस के साथ करें और अपना जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ना वो करें और अलाइन करें उन सारी चीज़ों को। और मैम अगर कोई भी ऐसा ना हो तो फिर क्या ये बात पहले भी हो रही थी, तो मैं कह रही थी कि अगर कोई भी ऐसे ना आता हो तो आप अगले साल तैयारी करें, दोबारा से तैयारी करें और फिर दोबारा से अच्छे से CSS को दें। थैंक यू मैम फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। आखिरी बात ये बच्चों के, आप लोग तैयारी करने जाने लगे हैं CSS की अगर, तो सबसे पहले जो मैं छोटी सी टिप्स है, तो यू नीड टू रीड द न्यूज़पेपर्स। और अगर आपको डॉन मुश्किल लगता है एकदम, तो आप डायरेक्टली डॉन से स्टार्ट ना करें, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द डेली पाकिस्तान। हो सकता है आप उर्दू अखबार से ही स्टार्ट कर लें, लेकिन एटलीस्ट यू शुड नो कि चल क्या रहा है करंटली, आपको पता होना चाहिए। 1 महीना उर्दू अखबार पढ़ के देख लें, फिर आ जाएं डेली पाकिस्तान पे, ट्रिब्यून पे, द न्यूज़ पे, बहुत सारे हैं पाकिस्तान में। देन आहिस्ता आहिस्ता जब आपका जार्गन, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी, देन गो फॉर डॉन। और इवन जब डॉन में भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो जाएगी, मेंटली आप उसको समझना शुरू हो जाओगे, तो देन गो फॉर इकोनॉमिस्ट। आपको पता होना चाहिए कि बाहर जो बंदा लिख रहा है, बाहर की जो लैंग्वेज है, बाहर का जो नैरेटिव है, वेस्ट का जो नैरेटिव है, वो आपको पता होना चाहिए। ये सारी प्रैक्टिसेस करें और साथ साथ ज़रूर रोज़ इंग्लिश राइटिंग करें और 1 और 2 पेजेस एटलीस्ट, और अपने किसी ना किसी वैल्यूएटर से वो ज़रूर इवैल्यूएशन करवाएं। थैंक यू सो मच। आई होप कि हमारे लिसनर्स को काफ़ी इसकी हेल्प हुई होगी। इसके अलावा भी अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो यू कैन ऐड देम इनटू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।